डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, उसमें आज हम यूनिट नंबर 9 उसको शुरू करने जा रहे हैं। और यूनिट नंबर जो 9 है वो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और इसमें दो चैप्टर्स हैं, एक में तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेज हैं, जबकि दूसरे चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। और इस चैप्टर में मेनली हम आरडीटी जो प्रोसेस है उसके बारे में ही पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोसेस है वो की कैसे जाती है। इसके अलावा कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, प्रोसेसेज क्या हैं वो। और इसके बाद वाला जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर 12 ओल्ड सिलेबस के बेस पे, तो वो क्या रहेगा आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो जरूर ध्यान में रखनी है जब आप इसको डिस्कस करोगे। और इसके भी हम ऐसे ही 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ में पहले एमसीक्यू जो 15 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद वाले में हम 30, और उसके बाद जो पार्ट थर्ड रहेगा 45 क्वेश्चन भी इस चैप्टर के आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका एक सिंपल ओवरव्यू है वो ले लेते हैं, आपको बता देते हैं कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं सिंपली ओवरव्यू। और ओवरव्यू में इस चैप्टर का मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये चैप्टर आपका मेनली आरडीटीसी से रिलेटेड है। और आर का मतलब है रिकम्बिनेंट, डी का मतलब है डीएनए, और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी। ये प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप में होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज की जाती हैं, उससे रिलेटेड ही है कंप्लीट चैप्टर आपका। तो इसमें मेनली जब हम इस प्रोसेस को समझते हैं और क्यों की जाती है ये प्रोसेस, और जैसे नाम से भी आपको पता लग रहा है टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीक, नई नई तकनीकें बनाना। जैसे आज हम देखते हैं फिजिक्स की वजह से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, मशीनें हैं, कंप्यूटर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, क्या है टेक्नोलॉजी ही है। और बी टेक जैसे एक स्ट्रीम होती है, ऐसे ही बायोटेक भी होती है स्ट्रीम, बायोटेक। और बायोटेक में हम मेनली, और एक होती है बीटेक, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट भी होता है 12th क्लास में। यदि आप बुक देखोगे एनसीईआरटी साइट पे जाके तो वहाँ पे आपको कंप्लीट बुक भी मिल जाती है। और काफ़ी एक मान सकते हो एडवांस स्ट्रीम है बायोलॉजी की, जिसमें आप आने वाले टाइम में जैसे एंटीबायोटिक्स कैसे तैयार की जाती है, नए नए जो हैं वो कैसे तैयार करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, फसलों की नई स्पीसीज हैं वो कैसे तैयार की जाती है, एनिमल्स की भी हम कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री में भी इसका काफ़ी बेनिफिट रहता है, एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर भी नई नई स्पीशीज जो बनाई जाती है ना, वो इसी टेक्नोलॉजी के अंदर से ही हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से। जैसे मान लो एक स्पीशीज के पास कुछ अच्छा करेक्टरिस्टिक है और दूसरी स्पीशीज के पास कोई दूसरा करेक्टरिस्टिक अच्छा है, तो हम क्या करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, उनके जो जीन्स वगैरह हैं उनको हम क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करके, मतलब एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वो इंट्रोडक्शन करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म में फिर वो दोनों ही करेक्टर्स मिलते हैं। तो इस तरीके से जीन्स के साथ छेड़खानी की जाती है। यहाँ पे एक प्रकार का वर्ड आता है जेनेटिक मैनुपुलेशन, मतलब हम जीन्स के साथ, क्योंकि जीन्स के पास ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उन करेक्टर्स को हम जब एक जगह इकट्ठा करके एक ऐसी स्पीसीज तैयार कर लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा अच्छे करेक्टर्स हों, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड वगैरह है यूज करते हैं फसलों के लिए। ऐसे ही नस्लें भी तैयार की जाती है एनिमल्स की। तो इस टेक्नोलॉजी में हम यही समझते हैं किस तरीके से ये प्रोसीजर है वो होता है। तो सबसे पहले तो जैसे स्टेप अपनी बुक में डिस्कस किए हुए हैं, शुरुआत में तो कुछ प्रिंसिपल हैं वो तो बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रोसीजर हम जो पढ़ते हैं उसमें आता है मेनली आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वो जो जीन है उसको निकालना है हमने, जो एक पार्टिकुलर करेक्टर्स को लिए हुए है। और वो जीन कहाँ मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। और सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, कुछ ऐसे इंजाइम्स इसमें यूज किए जाते हैं जो कि डीएनए को सेपरेट करते हैं सेल से, क्योंकि डीएनए हमको पता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में से डीएनए को निकालने के लिए सेल्स के बाहर का जो भी कंटेंट है, जैसे साइटोप्लाज्म है, इसके अलावा अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, इसके अलावा प्लांट्स के अंदर तो बात करें हम सेल वॉल भी होती है। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की सेल वॉल आपको मिलेगी। जैसे बैक्टीरिया में है पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल होती है, पॉलीसैकेराइड की। इसके अलावा फंजाई में देखेंगे काइटिन की होती है।
काइटिन सेल वॉल, इसके अलावा प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ऐसी जो भी हमारे पास सेल वॉल हैं उनको डिग्रेड करना पड़ता है, पार्टिकुलर इंजाइम्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद सेल के अंदर के जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, उनको डिग्रेड करने के लिए भी अलग अलग इंजाइम यूज करते हैं। जैसे कि लाइपेज है, फैट का डाइजेशन करता है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। प्रोटीएजीज हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा सेल में लिपिड्स वगैरह हैं, उनको भी लाइपेज इंजाइम है ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले सारे इंजाइम्स हैं वो डाले जाते हैं। बस एक इंजाइम नहीं डाला जाता जो डीएनए को कट करता है, डीएनएज, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ये इंजाइम हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस इंजाइम को यूज कर दिया तो फिर तो हमारा डीएनए को भी डैमेज कर देगा, ये नुकसान कर देगा, हमारा जो जीन है वो भी यहाँ से खत्म हो सकता है। तो क्या किया जाता है इसमें, सिंपली हम सेल से हमारा जो मेन कंटेंट है डीएनए उसको सेपरेट करने के लिए पार्टिकुलर एंजाइम्स हैं वो यूज करते हैं और उससे हमारा जो डीएनए वो आइसोलेट हो जाता है। अब डीएनए हमने अलग कर लिया सेल से, उसके बाद डीएनए के ऊपर हमने वो एक पार्टिकुलर जीन है उसको अलग निकाल लेना है, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट कर लेने हैं। अब डीएनए के टुकड़े किए जाएंगे और डीएनए के टुकड़े हम किसी भी टाइप का एंजाइम यूज करके नहीं कर सकते, पार्टिकुलर टाइप के एंजाइम ही यूज करते हैं। और वो कौन से होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या है, हमारे केवल उस पार्टिकुलर जीन को, क्योंकि डीएनए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेकिन हमको मान लो कोई जीन है केवल इतना सा चाहिए है, तो उसको हमने क्या करना है, रिमूव कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो डीएनए को क्या किया जाएगा, फिर फ्रेगमेंटाइज किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो प्रोसेस, जैसे सबसे पहले बताइए, है आइसोलेशन किया है हमने डीएनए का, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल। दूसरे स्टेप में क्या किया है फिर हमने, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय पार्टिकुलर इंजाइम्स। कुछ इंजाइम्स होते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इंजाइम होता है, इस चैप्टर में आप पढ़ते भी हो। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, सिंपली उस जो फ्रेगमेंटाइज डीएनए ना उसको सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट, उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाकी फ्रेगमेंट से। और इसमें क्या यूज किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है वो यूज किया जाता है। अब वो हमने पार्टिकुलर जीन मिल गया, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्लीफिकेशन उसकी की जाती है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। जो डिजायर्ड जीन है उसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे पीसीआर टेक्निक यूज करके। और उसके बाद फिर एम्प्लीफिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास जीन अच्छी खासी अमाउंट में अब तैयार हो चुके हैं, तो उसको फिर किया जाता है प्लाज्मिड के साथ या वेक्टर के साथ इंसर्ट। तो इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन विद वेक्टर। और वेक्टर में हम क्या यूज करते हैं, एक प्रकार का सिंपली प्लाज्मिड। तो ये वेक्टर किसके लिए यूज किया हमने, हम मेनली जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई पार्टिकुलर जीन है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास इसको भेजना है, तो हम क्या करते हैं, एक प्लाज्मिड यूज करते हैं, सर्कुलर डीएनए। उसको पहले तो इसके ऊपर इंसर्ट करवाया जाता है और फिर इसके ऊपर इंसर्ट करवा के हम जिस भी ऑर्गेनिज्म में हमने इंट्रोड्यूस करना है उसके अंदर भेज सकते हैं। तो इस तरीके से इंसर्शन की जाती है डिजायर्ड जीन की। और बीच में जो जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास लेके जाता है, इसी को हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर, एक तो डिजीज वाले चैप्टर में हमने वेक्टर पढ़ा था, जो डिजीज को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलाते हैं, और यहाँ पे जीन के लिए हमने यूज किया है वेक्टर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो जीन डाला है उसको बोलते हैं हम इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द प्लाज्मिड। और फिर इस प्लाज्मिड को क्या किया जाता है, फिर होस्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इंसर्शन ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर। और होस्ट कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया हम यूज करते हैं। और ई कोलाई क्या करता है, इसको क्लोन कर देता है हमारे जीन को ज़्यादा ज़्यादा। एक बारी क्लोनिंग यहाँ की जाती है, एक बारी क्लोनिंग यहाँ भी करते हैं। केवल जीन की क्लोनिंग पीसीआर में की जाती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लैब में की जाएगी, जबकि यहाँ पे फिर हम क्लोनिंग करते हैं ई कोलाई की, ताकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा अमाउंट में बढ़े। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हमारा जो फॉरेन जीन है, फॉरेन जीन हमने यूज किया है, उसका प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट, मान लो कोई प्रोटीन है, हमने प्रोटीन के लिए ये जीन लिया था, तो प्रोटीन को प्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके भी, या फिर इकोलाई या बैक्टीरिया के द्वारा भी यूज करके भी। जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, जब हम तैयार करते हैं ना, तो उनमें बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर वो जो हमारा वो तैयार किया जाता है। और
इसके अलावा यही जीन फिर हम क्या करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे जो जीन प्रोडक्ट है उसको तैयार करने के लिए बायो रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं। बायो रिएक्टर्स बड़ी अमाउंट में हमारा जो जीन प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। मतलब जो जीन से ना मेन चीज़ हमने किसके लिए, करेक्टर्स के लिए ही तो जीन्स को ट्रांसफ़र किया है यहाँ से वहाँ, तो उस करेक्टर को फिर यूज किया जाता है। मतलब जो कोई प्रोटीन है, कोई भी स्पेशल टाइप का कोई भी एंटीबायोटिक्स हो सकता है, वैक्सीन हो सकती हैं, उनको हम बड़े लेवल पर ज़्यादा अमाउंट में तैयार करते हैं बायो रिएक्टर्स में। और बायो रिएक्टर्स में एक बार उसको तैयार कर दिया तो फिर उसकी होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब वो प्रोसेस के लिए आगे वो यूज करने के लिए लायक है या नहीं है वो चेक किया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक्स को जब बनाया जाता है लैब में तो ट्रायल होते हैं, ट्रायल में टेस्ट किया जाता है कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, कितनी कितनी डोज में किस पर्सन को इसको यूज किया जा सकता है। तो वो सारे प्रोसेस आ जाते हैं डाउन स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में ही मार्केटिंग से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट रहता है कि किस तरीके से वो जो वैक्सीन है या फिर कोई भी जीन प्रोडक्ट है उसको मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल करना है लोगों के पास, तो वो आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये चैप्टर टोटली ओवरव्यू आपको मैंने बता दिया है, इन चीज़ों से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब जब हम डिटेल देखेंगे तो ये आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि किस स्टेप से आपका क्वेश्चन है वो उठा हुआ है यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या है, एक प्रकार का वेक्टर का काम करता है, अभी हमने डिस्कस किया था। और ये किससे लिया जाता है, बैक्टीरिया से ही लिया जाता है। बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। हैज बीन यूज्ड एज वेक्टर बिकॉज, क्यों यूज करते हैं इसको वेक्टर के रूप में, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बोथ इट्स एंड रेप्लिकेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों ही रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए कॉपी बनाने के लिए दोनों एंड काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए कॉपी केवल ओआरआई से ही हो सकती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। इट कैन मूव बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों के बीच में मूव कर सकता है, अपने आप तो नहीं मूव करेगा ये। और मूव करना भी होगा तो बिटवीन प्रोकैरियोटिक जरूर हो सकता है। पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के अंदर तो वहाँ पे जरूर ये हमको मिल जाता है बिटवीन द प्रोकैरियोट्स के बीच में। इट इज सर्कुलर डीएनए, ये बात ठीक है। विच हैव कैपेसिटी टू जॉइन द यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए के साथ मिलने की इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है। मतलब हमने बात की थी ना, जैसे अभी प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया डीएनए और उसको फिर किसी सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल में भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो ये जीन है ना वो, ये फिर जो प्लाज्मिड है ना, ये हमारे वाले डीएनए के साथ भी मिल के रेप्लिकेशन कर सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो इसलिए ये वेक्टर के रूप में यूज नहीं करते हैं इसको। ये जो इन्हें करेक्टरिस्टिक्स दी है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में जरूर यूज कर सकते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। और ये सिलेक्टेबल मार्कर भी हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं कि हमारा जो रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए ये कुछ पार्टिकुलर जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वो जरूर यूज किए जाते हैं। तो यदि सिलेक्टेबल मार्कर आता तो फिर हमारा आंसर ये आ जाता है, लेकिन वेक्टर के रूप में यूज करने का मेन मकसद हमारा ये है कि ये हमारे यूकैरियोटिक डीएनए के साथ ज्वाइन होके और रेप्लिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड, इसमें से आपसे प्लाज्मिड पूछा है कि कौन सा प्लाज्मिड है। अब याद रखना है यहाँ पे प्लाज्मिड का एक एग्जांपल हमारे बुक में सर्कल बना के दे रखा है, और प्लाज्मिड के बारे में अभी हमने पढ़ा था, वेक्टर की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। बुक में दिया हुआ है ना एक ऐसा सर्कल सा बनाकर, उसके ऊपर अलग अलग साइट वगैरह दी हुई हैं। तो ये है प्लाज्मिड PBr322। और यहाँ पे यदि हम बात करें, ये तीनों जितने भी हैं, BAM-H1 और SAL1 और EcoR1, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लिएज इंजाइम। और ये क्या होती हैं दोनों, ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। हालांकि रेस्ट्रिक्शन साइट और एंडोन्यूक्लिएज इंजाइम है ना, आपको लगभग एक नाम से ही मिल सकते हैं। तो ये कुछ पार्टिकुलर पोर्शन होते हैं प्लाज्मिड के ऊपर जहाँ पे हमारा BAM-H1 है वो काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं तीनों ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इंजाइम है। EcoR1 के बारे में ज़्यादा हमारी बुक में है। और यदि हम बात करें ईको के अंदर, ई का मतलब होता है एस्केरिसिया, CO का मतलब होता है कोलाई, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और R का मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिड है या फिर स्ट्रेन, खासकर ज़्यादातर हम इसका R और S दो टाइप की स्ट्रेन बैक्टीरिया में यूज करते हैं। तो R इसकी आता है, और रोमन लैंग्वेज में जो वर्ड यूज किए जाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं
कि किस ऑर्डर में इसको हमने यूज किया। जब लैब में एक्सपेरिमेंट चलते हैं तो पैरेलल में चलते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से काफ़ी सारे जो एंजाइम जब हम स्टडी करते हैं तो इनको एक टैग लाइन दे दी जाती है, 1 है, 2 है, 3 है। तो रोमन वर्ड इनको एक प्रकार की नंबरिंग दी हुई है, इनकी डिस्कवरी के बेस पे मान लो, या फिर इनकी लैब के अंदर किस सीक्वेंस में इनको स्टडी किया हुआ उसके बेस पे। तो ये तीनों तो क्या है, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि PBr 322 के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। और PBr ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। ये पूरा मतलब पूरी बड़ी यूनिट है और ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या फिर बोल सकते हो कुछ ऐसे पार्टिकुलर एंजाइम्स हैं जो इस प्लाज्मिड के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर आके ही काम करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्पेसिफिक मोलिकुलर सीजर। तो दो टाइप के हैं, एक तो सीजर होता है काटने वाली जैसे कैंची को बोलते हैं, और एक होता है ग्लू। एक होता है मोलिकुलर सीजर, मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल लेवल पे DNA RNA को कट करे जो, और एक होता है मोलिकुलर ग्लू। का काम कौन करता है? तो आपको याद रखना है मोलिकुलर सीजर हमारे क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज या फिर न्यूक्लियेजिज को बोला जाता है सिंपली। न्यूक्लियेजिज मतलब न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले एंजाइम। DNA है तो DNAs बोलते हैं, RNA है तो RNAs बोलते हैं। इनकी भी दो आगे क्लासेज बनी हुई हैं, एक तो वो जो सिरों से काटते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियेज मान लो जैसे कोई DNA था, उसको किनारों से काटना है, इस पोर्शन को हटाना है या इस पोर्शन को हटाना है, उसको तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम बोलेंगे। किसी पार्टिकुलर बीच में से हटाना है तो उसको हम एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियेज। और एंडोन्यूक्लियेज में भी किसी पार्टिकुलर फिक्स जगह से हटाना है तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मोलिकुलर सीजर्स की बात करिए तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज करेंगे। लाइगेज क्या है, जो मैंने बताया था, ये मोलिकुलर ग्लू होता है लाइगेज। ये कटे हुए टुकड़ों को मिलाने का काम करता है। हेलिकेज क्या करता है, DNA की अनवाइंडिंग करवाता है, क्योंकि जब भी DNA की रेप्लिकेशन होती है या फिर जीन हमको निकालना होता है तो DNA को जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीके से लिपटा होता है ना DNA, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो हेलिकेज अनवाइंडिंग, वो लिपटा हुआ है तो उसको क्या करता है, खोलता है वाइंडिंग को। और DNA पॉलीमरेज क्या करता है, DNA सिंथेसिस करता है। जैसे DNA सिंथेसिस किस में यूज करते हैं हम, PCR में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में DNA पॉलीमरेज एंजाइम का काफ़ी फंक्शन होता है। इसके अलावा रेप्लिकेशन जो होती है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में भी DNA पॉलीमरेज है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। DNA पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या है यहाँ पे, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। DNA को पढ़ के DNA बनाता है ये। इसके अलावा एक होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो क्या करता है, RNA को पढ़ के DNA बनाता है। तो थोड़े से जो कॉन्सेप्ट मिलते जुलते आपको मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलेंगे इसमें। जैसे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस DNA के बारे में हमने डिस्कशन किया था ना, वो इस चैप्टर का बेसिक्स है, उसको कम से कम आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिपोर्टेड वाज, सबसे पहला एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा, ये तो हमने पता है कि सारे के सारे हमारे क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। और बुक के अंदर दिया हुआ है हमारा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के, हाँ जो हिंट 2 है ना, ये सबसे पहले हमारा डिस्कवर किया था। डिस्कवरी सबसे पहले हिंट 2 की हुई थी इन सब के अंदर, तो ये डायरेक्ट है, इसमें तो कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग्स टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स विच इज कॉल्ड, बताया था जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करते हैं, कट करते हैं DNA को, कट द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले एंजाइम्स को न्यूक्लियेजिज बोलते हैं, अभी डिस्कस किया था ना न्यूक्लियेजिज। और न्यूक्लियेजिज में जो DNA को कट करते हैं उनको DNAजिज बोलते हैं, जबकि RNA को कट करने वालों को RNAजिज बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियेजिज हैं। काइनेज तो फॉस्फो रिलेशन में काम करते हैं। लाइगेज हमने पढ़ा था, DNA एक प्रकार का ग्लू का काम करता है, मॉलिक्यूल्स को चिपकाता है। पॉलीमरेज सिंथेसिस करवाता है DNA की। इसके अलावा काइनेज क्या करता है, ये ATP वगैरह से ADP या फिर ADP से ATP सिंथेसिस करवाता है। फॉस्फेकाइनेज वगैरह, फॉस्फेट मतलब एक प्रकार की फॉस्फो रिलेशन में काम करता है ये। तो न्यूक्लियेजिज हमारा ऑप्शन है वो रहेगा। नेक्स्ट, देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कॉल्ड EcoR1, व्हाट इज द डॉट, मतलब CO का मतलब आपसे पूछा हुआ है, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। ये नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, नोमेनक्लेचर।
और नोमेनक्लेचर जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की करते हैं तो बताया था मैंने, ई का मतलब उसका जीनस होता है, सीओ का मतलब उसकी स्पीसीज होती है, जीनस ये है स्पीसीज। उसके बाद आर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन बताता है ये। और इसके अलावा जो रोमन वर्ड होता है ये इसकी सीक्वेंसल डिस्कवरी या फिर रिसर्च के बारे में बताता है, किस सीक्वेंस में उसकी डिस्कवरी हुई है या किस सीक्वेंस में उसकी रिसर्च हुई है। और ये किसी भी बैक्टीरिया से यूज कर निकालते हैं ना, तो उस बैक्टीरिया का जीन्स है और बैक्टीरिया की स्पीसीज है। तो यहाँ पे ईको के अंदर ई का मतलब एस्कैरिसिया और सी ओ का मतलब होता है कोलाई, ई कोलाई। ये वही ई कोलाई है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, हमारे इंटेस्टाइन में और कुछ एनिमल्स के इंटेस्टाइन में एक फ्री बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। तो ई कोलाई, ई को R1 को ज़्यादा हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, एक प्रकार का हैबिचुअल है हमारी बॉडी के साथ, और इसी वजह से हमारे जीन्स वगैरह हैं वो उनको मैनिपुलेट करने में इसको यूज कर सकते हैं, RDT में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हाइंड टू ऑलवेज कट्स द DNA मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। बताया है एक फिक्स जगह से ही कट करते हैं जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, और जो हिंड 2 है वो कट करता है एक स्पेसिफिक जगह पे, और वो कितने बेस पेयर की होती है। जैसे हमारा जो DNA है उसको एक पार्टिकुलर जगह से कट करता है और वो कितने 6 बेस पेयर की रहती है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, 6 बेस पेयर वहाँ पे मिलेंगे। और ऐसी सीक्वेंस को पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जो आगे और पीछे से पढ़ते हैं तो मतलब पोलैरिटी सेम रखे। मान लो एक साइड से जैसे 3' to 5' एंड है ना, और यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है, यहाँ पे A है, इसके अलावा यहाँ पे C है, इस तरीके से। और इसकी पोलैरिटी यदि हम यहाँ से पढ़ें, इसका 3' एंड है और यहाँ पे 5' एंड है, तो 3' एंड से क्या था, A था, तो यहाँ पे A ही मिलेगा। वो सीक्वेंस ही कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपकी दोनों साइड से जब पोलैरिटी पढ़ते हो दोनों साइड से सेम ही सीक्वेंस बनेगी। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, चम्मच होता है, जैसे इसको इस तरीके से लिखो या इस तरीके से नाम सेम ही बनेगा। जहाज होता है, ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं, खासकर हमारी बायोलॉजी के अंदर कुछ सीक्वेंस उनकी सेम रहती है जब पोलैरिटी को सेम रख के पढ़ा जाता है, तो ऐसी सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और इस सीक्वेंस को ढूंढते हैं ये एंजाइम, और जहाँ पे इनको इसकी सीक्वेंस मिल जाती है उसी जगह से उसको कट करते हैं। तो पार्टिकुलर जगह से कट करने वाले एंजाइम्स हैं, और इसमें 6 बेस पेयर आपको याद रखना है। सबके अलग अलग होते हैं वैसे, मैक्सिमम 6 बेस पेयर के साथ अपनी बुक के अंदर है वो समझाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, द एंजाइम यूज्ड फॉर जॉइनिंग द 2 कट फ्रैगमेंट्स, ये हम पढ़ ही चुके हैं। कट जॉइन करने वाले को लाइगेज बोलते हैं, और मोलिकुलर ग्लू का काम भी करता है। ये कट करने का काम करता है, ये सिंथेसिस का काम करता है, और ये गायरेज क्या करता है, और एक हेलिकेज हमने पढ़ा था। ये दोनों एक प्रकार से जब DNA खुलना शुरू करता है ना, जो इस तरीके से लिपटा हुआ DNA है, और जब ये खुलना शुरू करता है तो जो गायरेज है ना वो क्या करता है, जैसे जिस तरीके से लिपटा हुआ है ना DNA, उसका उल्टा जो एक प्रकार की कोइलिंग है वो शुरू कर देता है, और इसको बोलते हैं नेगेटिव कोइलिंग। मतलब DNA जैसे यहाँ से खुलना शुरू कर रहा है ना, तो खुलेगा तो इस तरीके से, जैसे हम रस्सी को एक तरीके से खोलना की कोशिश करते हैं तो क्या होएगा, वहाँ पे ज़्यादा गांठें बननी शुरू हो जाएंगी पीछे वाली साइड में। तो जब DNA को भी इस तरीके से खोला जाता है तो सुपर कोइलिंग बननी शुरू हो जाती है, सुपर कोइलिंग। और ज़्यादा कोइलिंग वगैरह इकट्ठी हो जाती है ना, रस्सी को खोलते हैं तो उसको सुपर कोइलिंग बोला जाता है। और उस सुपर कोइलिंग को फिर नेगेटिव कोइलिंग बना के पीछे से साफ करता रहता है ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो DNA के ऊपर। और मतलब हम बोल सकते हैं सुपर कोइलिंग को हटाने के लिए नेगेटिव कोइलिंग है वो करवाता है कौन, गायरेज। और हेलिकेज क्या करवाता है, ये आगे से खुलवाता है रस्सी को, जैसे हम खोलते हैं ना तो सिरों पे काम करता है, आगे से खोलने में मदद करेगा। और जो खोलने की वजह से पीछे से ज़्यादा जो सुपर कोइलिंग बनती है उसको रिमूव करता है गायरेज। तो दोनों अनवाइंडिंग में मदद करते हैं, ये अनवाइंडिंग में, क्योंकि बताया आपको DNA फ्रैगमेंट्स में से जीन को अलग करने के लिए ये जरूरी है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले DNA को डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपका लाइगेज यहाँ पे ग्लू से रिलेटेड था, वो ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट, द DNA फ्रैगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इन द केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो DNA फ्रैगमेंट्स हैं, जब हमने उनको काट लिया तो उनके लिए सेपरेशन की टेक्निक मैंने बताई थी। और सेपरेशन की टेक्निक कौन सी यूज की थी हमने, स्टेप्स के अंदर देखा था, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस या फिर सिंपली
इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक वो यूज की जाती है। पीसीआर तो एम्पलीफिकेशन में काम आती है। एम्पलीफिकेशन मतलब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कम है ना उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का मतलब वही यही है कि उनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है हमने, ये किसका, रेस्ट्रिक्शन साइट का, ये बोल सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक प्रकार की सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें हाई स्पीड पे हमारे सॉल्यूशन को रिमूव किया मतलब रोटेट किया जाता है, और जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो क्या होते हैं, सिंपली भारी पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाते हैं, हल्के पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इसमें यूज की थी हमने, यदि बात करें तो एक प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी किया था जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और वहाँ पे स्टाहल एक्सपेरिमेंट था, स्टाहल एंड मेसल्सन एक्सपेरिमेंट, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज की थी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक यूज करते हैं। नेक्स्ट, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वीड इज यूज्ड इन, तो एग्रोज जेल है, नाम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं इसको, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है। कौन, जो सीवीड है, जेल टाइप का एक सब्सटेंस है, पोरस स्ट्रक्चर होती है ये, और पोरस स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो इजीली पास हो सकते हैं, और पास होने की वजह से क्या है, हमारे जो बड़े पार्टिकल्स हैं डीएनए के वो तो जहाँ से हमने प्रोसेस शुरू की थी वहीं पे इकट्ठे होते रहते हैं, और जो लाइट पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, ज़्यादा किनारों की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे बोल सकते हैं लार्ज फ्रैगमेंट्स को स्मॉल फ्रैगमेंट्स से सेपरेट किया जाता है। स्मॉल फ्रैगमेंट्स ज़्यादा दूर की तरफ बढ़ जाते हैं, चार्जेज वगैरह पास किए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो डीएनए को साइड में रखा जाता है, वो आगे बढ़ता रहता है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाके इकट्ठा हो जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही यूज करते हैं। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, रेगुलर वाले बच्चों को तो पता ही है, लेकिन फिर भी जो नया बच्चा यहाँ पे सेशन को देख रहा है उनके लिए जो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें शॉर्ट में आ रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते MCQ सीरीज में। तो यदि आपको डिटेल समझनी है इन टॉपिक्स की अच्छे से, और कंप्लीट 11th एंड 12th क्लास की जो कंप्लीट बायोलॉजी यदि आपको स्टडी करनी है इफेक्टिव नोट्स की फॉर्म में, इफेक्टिव नोट्स प्लस जो भी हमारा कंटेंट है उसको सीक्वेंशियल मोड में पढ़ना है कि इस टॉपिक के बाद क्या डिटेल में स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपके लिए एक और चैनल है बायोलॉजी बाय दीपक नैन, और इस चैनल पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, और साथ में हम रेगुलर अपलोड भी करते रहते हैं इंटरेस्टिंग सेशंस के, जो आप बोलते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि चाहते हो कि कोई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जाए ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो इस चैनल पे आपको रेगुलरली वो मटेरियल भी मिलेगा। तो इस चैनल को भी आप साथ में सर्च करके वहाँ का कंटेंट जरूर स्टडी करें, वहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और साथ में आपको 9th एंड 10th क्लास की जो बायोलॉजी है वो तो मिलेगी ही, इसके अलावा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वहाँ पे आपको डिटेल में 9th और 10th की भी डिस्कस करवाई हुई है। तो अपने छोटे भाई वो को भी आप इस चैनल के साथ जोड़ के वहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्सेज है वो आप इजीली वहाँ पर कर सकते हो। तो इस चैनल को भी जरूर सर्च करके देखें, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। कोई एंजाइम है जो कि रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स, यदि एंड से कट करता है, डीएनए के एंड से कट करने वाला जो एंजाइम होता तो क्या है, न्यूक्लियेज ही है। और कौन सा एंजाइम है न्यूक्लियेज में, एक्जो न्यूक्लियेज, हमने पढ़ा था ना, सिरों से जो काटता है। एंडो क्या करता है, बीच में से काटता है। हिंट 2 क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम है, जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ये क्या करता है, ग्लू का काम करता है, बोल सकते हैं जॉइंस द कट डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो कटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ वेक्टर लाइक वायरस इज टर्म्ड एज। तो यदि किसी वेक्टर को यूज करके एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कोई डीएनए वगैरह है या फिर कुछ जेनेटिक मटेरियल है उसको भेजा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन।
इसके अलावा कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन में कंजुगेशन ब्रिज बनता है, बस जैसे इसमें तो कोई बीच में वेक्टर यूज किया जाता है। कई बार एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ एक ट्यूब बना के भी अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, उसको कंजुगेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, कुछ पार्टिकल जाने की वजह से जो स्ट्रेन है वो टोटली बदल जाती हैं। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा था ग्रिथ एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमारे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए थे। ये नॉन वायरलेंट फॉर्म थी जो डेथ नहीं कॉज कर रही थी, और ये वायरलेंट फॉर्म थी। और हमने क्या किया था, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिविंग आर स्ट्रेन के साथ रखा था तो वो कन्वर्ज हो गए थे, वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। मतलब कोई ना कोई एक ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ था जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेन है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वो टेक्निक होती है। इसमें कंजुगेशन ब्रिज बनता है, किसी वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है ट्रांसलेशन के अंदर, और ये नेचुरल प्रोसेस है, बैक्टीरिया में होती ही है। और इसी को रिसर्च करके हमने फाइंड आउट किया है कि ये इस तरीके से यदि वेक्टर की फॉर्म में डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, तो हम भी क्यों ना अपने जो कुछ पार्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं एक स्पीसीज के डीएनए से दूसरी स्पीसीज के पास हम पहुंचा सकें। और ट्रांसलेशन तो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये तो डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए, उसको तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये मोलिकुलर बेसिस से है टॉपिक। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये तो एक प्रकार का सेंट्रल डोगमा हम पढ़ते हैं। डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो हर एक जब भी आपसे ऑप्शन में कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उसके सराउंडिंग में आपका दिमाग घूम जाना चाहिए, उसको आप लाइटली नहीं ले सकते कि भी इसका तो आंसर हमारा आ ही चुका है, हमको बाकियों से क्या मतलब है। बाकियों के साथ भी आपको उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एक नए क्वेश्चन के रूप में ये मिलके आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर ट्रांसडक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन 13, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेटेड बाय एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है तो उस केस में आपको कुछ चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं, वो करने पड़ते हैं, और वो स्टेप कौन सा सही है वो आपसे पूछा हुआ है इसमें। इथिडियम ब्रोमाइड ETBRB इसको बोलते हैं। स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन अंडर, तो जब डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है तो वो इजिली नॉर्मली हम देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए यूवी लाइट है वो यूज की जाती है। और यूवी लाइट के अंदर जो उन फ्रेगमेंट्स को स्टेन किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड से, एक प्रकार का स्टेनिंग डाई होता है, जो कि यदि हमारे डीएनए के ऊपर ये लग जाती है तो हम यूवी रेज में उसको इजिली देख सकते हैं कि हमारे डीएनए अलग अलग सेपरेट हुए हैं, फ्रेगमेंट नहीं हुए हैं। तो यूवी लाइट में काम करता है TBR ना विजिबल लाइट में तो हम डीएनए पार्टिकल्स को देख ही नहीं सकते, सिंपली सी बात है। डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग नहीं हो सकता, विजिबल लाइट में तो दिखते नहीं है क्योंकि बारीक होते हैं बिल्कुल, और स्टेनिंग करके ही हम क्या है फिर उनको देख सकते हैं इजिली। स्टेन कैन बी सीन विजिबल लाइट, तो यहाँ पे सारे के सारे विजिबल वाले ऑप्शन है ना, ये हम यूज नहीं कर सकते। विजिबल लाइट तो ऐसे ही है जो हम नॉर्मली देख पा रहे हैं, ऐसे डीएनए को नहीं देख सकते, फ्रेगमेंट हुआ है नहीं, पहले उसको ETBR से स्टेन किया जाता है, उसके बाद यूवी लाइट के साथ एक्सपोज करके ही आप उस चीज़ को देख सकते हो कि डीएनए हमारे फ्रेगमेंटाइज हुए हैं नहीं हुए। जैसे वो बैंड बनते हैं ना अलग अलग एग्रोजेल के ऊपर इस तरीके से, तो ये बैंड आपके यूवी लाइट में ही दिखते हैं। जब आप इस यूवी लाइट है वो उसको डालते हो, एक मशीन होती है स्पेशली, और उस मशीन के ऊपर आप इस स्लाइड को या फिर जो जेल को रखते हो, और यहाँ पे जब आप मशीन ऑन करते हो तो नीचे से ब्लू लाइट सी है वो दिखाई देती है, और वहीं पे आपको फिर ये ब्राउन कलर के बैंड दिखाई देते हैं, ब्राउनिश कलर के बैंड हैं वो दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर्स टू, रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे मात खा सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। रेस्ट्रिक्शन तो वैसे क्या होता है, फिक्स या फिर लिमिट, और हम बार बार बात करते आ रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर जगह से कट करते हैं, तो कई बार हम इस चीज़ को वहीं से पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या करता है ये, क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड डीएनए बाय द एंजाइम, या फिर स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। हालांकि जो रेस्ट्रिक्शन वर्ड आया है ना वो इसके सोर्स से आया है, सोर्स मतलब भी बैक्टीरिया से हम इसको निकालते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, उनके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस से बचने के लिए कुछ टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और वो एंजाइम क्या करता है फिर जो वायरस है, वायरस का जो भी डीएनए या फिर जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल आएगा ना, जेनेटिक मटेरियल उसको कट कर देता है, और डीएनए को एक बार कट कर दिया तो वो
ऑर्गेनिज्म ही वहाँ पे किल हो जाता है, क्योंकि डीएनए को कट करने के बाद उसके पास बचता ही कुछ नहीं है किसके लिए काम करे, तो सेल डेथ की तरफ वो बढ़ जाता है। तो जो बैक्टीरिया है ना, अपने आप को बचाने के लिए बैक्टीरियोफेज को किल करता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करे, तो उसके लिए कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं ताकि उनकी जो प्रिवेंशन की जा सके, रोका जा सके, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ से आया है। यहाँ पे आप स्पेसिफिक, हालांकि यहाँ पे भी मानता तो है कि एक रेस्ट्रिक्टेड जगह से ही कट करते हैं, लेकिन इसके सोर्स से नाम आया हुआ है, ना कि इसके फंक्शन से। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फंक्शन भी इसका रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड ही है, और जहाँ पे ये पहले काम करता है वहाँ पे भी ग्रोथ को रोकता है, वायरसेज की ग्रोथ को। तो वायरस की ग्रोथ को रोकने से रिलेटेड नाम है इसका रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको बताया था क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग किया जाता है, और इसमें क्या करते हैं, सिंपली हम जो डीएनए का जो भी सैंपल है वो नेगेटिव एंड की तरफ रखते हैं और एक साइड में पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोड है उसको कनेक्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो छोटे साइज का जो पार्टिकल्स हैं या फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो तो हमारे ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं, और बड़े साइज के पार्टिकल्स वो पास में रह जाते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको किसके बेस पे अलग किया जाता है, वो साइज के बेस पे अलग करते हैं हम। जबकि चार्ज तो सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स का एक ही होता है, सारे नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं। तो चार्ज के बेस पे हम अलग अलग नहीं कर पाते, मेनली साइज, क्योंकि जो एग्रोजेल होता है वो काफ़ी पोर्स स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और उस पोर्स में से छोटे साइज के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो फास्टली मूव करके हमारे किनारों की तरफ पहुंच जाते हैं, जबकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो एक साइड में रह जाते हैं। तो हमारा जो साइज ओनली का कॉन्सेप्ट है वो रहेगा यहाँ पे, और ओनली वाला जो हम ज़्यादातर देखते हैं, आपको बताया भी है, ओनली वाले केसेस हमारे ऑप्शन वैसे तो गलत होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ स्पेसिफिक रेयरली केसेस में आपको डायरेक्ट ओनली वाले कॉन्सेप्ट के साथ भी चलना पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये आपका एक्सेप्शन यहाँ पे देख सकते हो, और साइंस में एक्सेप्शन भर भर के मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से आज हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के साथ भी कंटिन्यू रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।